कि मैं भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैंने भी चीज़ें छोड़ी है, मैं भी गोट फार्मिंग के लिए आया हूँ ताकि कुछ अच्छा कर सकूँ। तो लोगों और के लिए काम करो, इससे बेटर ये है कि आप अपने लिए खुद काम करो। और किसी और के लिए आप अगर काम करते हो आज 10,000 में हो तो 10 साल बाद 1 लाख रुपए में हो जाए, लेकिन आप खुद के लिए काम करते हो तो 1 लाख से लेके आप है ना 50 लाख तक कोई लिमिट ही नहीं है। जय दोस्तों, मैं परेश कुमार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल इंडियन फार्मिंग टेक्नोलॉजी में। भाइयों, आज हम पहुँचे हैं एक शानदार गॉट फार्म पे जो कि हरियाणा में स्थित है। भाइयों, इस फार्म की जो खास बात ये है, इस फार्म के जो ऑनर हैं वो कभी मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत ही अच्छे ओहदे पे काम करते थे, काफ़ी अच्छी तनख्वाह थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इन्होंने वो जॉब छोड़ के गॉट फार्मिंग को चुना। भाइयों, कंप्लीट बात करेंगे कब से कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या इनको इससे मुनाफा है, और अगर कोई भाई गॉट फार्मिंग स्टार्ट करना चाहता है तो कैसे कर सकता है, कहाँ से गॉट ले, कौन सी ब्रीड का चुनाव करे और कहाँ वो अपनी मार्केट बना सकता है, कहाँ वो सेल कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। जो भाई पहली बार देखें चैनल को, कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में पास वाली घंटी के बटन और ज़रूर दबाएं, जिस वाली वीडियोज़ हैं वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, अपना नाम बताएं। सर, मेरा नाम है नरेंद्र यादव जी। सर, गॉट फार्मिंग से पहले आप क्या करते थे? सर, गोट फार्मिंग से पहले मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। देन सडनली मुझे थोड़ा सा आया कि मुझे अपने होम टाउन की तरफ आना था और अपने को यंग जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जिनको खुद से काम करना होता है, देखते हैं कि पेट्स से लेके सब लोग दूर जा रहे हैं। तो लोगों को मीट तो सबको खाना होता है, लेकिन उसे प्रोडक्शन पे कोई ध्यान नहीं देता है। तो मेरा मोटिव ये था कि मैं थोड़ा सा आके एनिमल हस्बेंड्री की तरफ जाऊं और खुद का इन हाउस चीज़ें प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दूं। इसलिए हम गोट फार्मिंग की तरफ आए हैं। सर, ये बताइए कि काफ़ी सारे बिजनेस हैं, पिग फार्म है, फिश फार्म है और भी काफ़ी सारे बिजनेस हैं, लेकिन आपने गॉट फार्मिंग का ही चुनाव क्यों किया? के अंदर हम गोटरी के अंदर इसलिए आए हैं, एक तो जो गोट की है वो डिमांड बिल्कुल एवरग्रीन, आप कभी भी चाहो जब आप गोट्स को कर सकते हो। प्लस ये हमारे ऑल ओवर द इंडिया में खाया जाता है। इसके अंदर कोई ना ही तो रिलीजियस कोई इश्यू है, ना ही कोई और कहानी है। प्लस इसके अंदर जो मोर्टेलिटी रेट होता है, जो आप मान के चलो एक हाई इम्यूनिटी के अंदर ही आता है, अपार्ट फ्रॉम गाय भैंस। तो एक हमेशा ही एक हाई इम्यूनिटी की चीज़ है और हमेशा ग्रोथ करने वाली चीज़ है। जो थर्ड पार्ट है दैट वुड बी कि अकेला एक ऐसा जानवर है, चाहे बकरा हो चाहे बकरी हो, साल में 2 बार का हमें प्रोडक्शन इसका ले लेते हैं। जी। तो कितनी बकरियों से आपने स्टार्ट किया था और आज कितनी बकरियां, कितने साल पहले आपने स्टार्ट किया था फार्म ये? सर, ऑलमोस्ट मैंने 50 बकरियों से चालू करा था। आज मेरे पास लगभग 550 प्लस एनिमल्स हैं और लगभग 1800 के आसपास मैं सोल्ड आउट कर चुका हूँ। तो काफ़ी अच्छा आपको एक्सपीरियंस है सर इसमें। तो कुल मिला के कैसा बिजनेस है ये गॉट फार्म? सर, अगर हम ओवरऑल बात करते हैं तो गोट फार्मिंग एक बहुत ही अच्छा बिजनेस है, जिसको हर एस्पेक्ट से अच्छा है। अगर हम एक छोटी सी बात लेते हैं, वैसे तो हर बिजनेस ही अच्छा होता है, लेकिन हम क्या मानते हैं सर, आप जिस भी हम एक गोट ब्रीडर हैं, गोट ब्रीडर के अंदर क्या होता है कि सर हम खुद की बकरियां होती है, खुद उनका प्रोडक्शन लेते हैं, खुद हम सेल आउट करते हैं। हमें कोई भी रॉ मटेरियल या कोई चीज़ हमें बाहर से नहीं खरीदनी पड़ती है। यानी आपके फार्म पे ही वो सब तैयार होती हैं? बिल्कुल एग्जैक्टली सर, हमारे खुद फार्म पे होते हैं। हाँ जी सर। दूसरा, जो भाई इसको स्टार्ट करने की चाहते हैं सर, और जो नए फार्मर है वो उनके साथ अक्सर धोखा हो जाता है सर, वो फार्म बंद कर देते हैं बहुत जल्दी। तो ऐसा क्या होता है सर उनके साथ में? सर, रीज़न बीइंग ये होता है, अगर हम देखते हैं कि मेरा ये जो मैंने स्टडी करा है, जो मैंने ट्रेनिंग करवाता हूँ या मेरे पास क्वेश्चंस पुटअप्स होते हैं, उनके अंदर ये आता है सबसे ज़्यादा लगभग एक साल में 1000 फार्म खुलते हैं और 900 बंद हो जाते हैं। उनका रीज़न क्या होता है सर? बिजनेस तो आजकल कोई भी कर सकता है, लेकिन हमें फोकस कैसे करना होता है? बकरियों का तो करना है, लेकिन बकरियों को हम रखें कैसे, उनको मेडिसिन क्या लगानी है और किस टाइम पे लगानी है। हमें आधे से ज़्यादा लोगों के अंदर क्या होता है सर, वो प्रॉपर ट्रेनिंग को लैक करते हैं। वो जाते हैं जब उनको ज़रूरत होती है, जब डॉक्टर को बुला लेते हैं और डॉक्टर आते हैं, नहीं तो उनके सिम्टम्स देखते हैं क्या दिक्कत है और क्या नहीं है, वो इंजेक्शन लगा के उसको चले जाते हैं। लेकिन उसके बाद वो वहाँ पे तो रहते नहीं हैं, जिसके कारण अगर वो सिम्टम्स ढंग से नॉमिनेट अगर उन चीज़ों को नहीं पढ़ पाते हैं तो बकरी के बचने के चांसेस सिर्फ 50% रह जाते हैं। अगर वही चीज़ें अगर हम सीख लें, एंटीबायोटिक क्यों काम आती है, मेडिसिन का क्या रोल है, वैक्सीन का क्या रोल है, तो वही चीज़ें अगर हम अपने हाथों से करेंगे तो उसको प्राइमरी स्टेज पे अगर हम उसे ट्रीट कर दें तो ये बकरियां मरेंगी नहीं, और बकरियां मरेंगी नहीं तो प्रॉफिट अच्छा होता जाएगा और कोई भी गोट फार्म क्लोज नहीं होगा। गोट फार्मिंग का मेन जो रीज़न है क्लोज होने का या लॉस में जाने का, वो है इम्प्रॉपर नॉलेज ऑफ गोट्स, उनके बारे में क्या कैसे करना है और क्या इनकी मेडिसिन यूज़ करें। तो क्या एरिया है सर आपके फार्म का ये? सर, लगभग मेरा 1 से 1.5 एकड़ के अंदर मेरा फार्म बना हुआ है शेड का, प्लस मैंने 2 एकड़ के आसपास इनका ग्रीन फॉडर का रखता हूँ मैं। और कौन सी ब्रीड है सर आपके पास ये? हमारे पास सर मेनली अगर हम बात करें तो हमारे पास तोतापुरी ब्रीड है। जी जी।
और बाकी 5-6 पीस तो हमारे पास ऑलमोस्ट हर ब्रीड के मिल जाएंगे। सिरोही हो गया, नागफनी हो गया, डांग हो गया, इन चीज़ों के मिल जाएंगे। लेकिन हम जो मेन ब्रीड पे काम कर रहे हैं वो हमारी तोतापुरी है। तो टोटल कितनी एनिमल है सर? 550 प्लस। 550 प्लस है। सर अगर प्रॉफिट की बात करें तो आपको इससे कितना प्रॉफिट हो जाता है? देखो सर, ऑन कैमरा तो ये चीज़ें हमें नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन स्टिल एक जो भी हम अमाउंट लगाते हैं, एक गोट फार्मिंग का एक मैं छोटा सा कंसेप्ट बता देता हूँ सर, उससे प्रॉफिट आप लोग खुद कैलकुलेट कर सकते हो। लगभग 14 मंथ्स में एक बकरी है जो 3 बच्चे देती है। अगर हम तीनों के तीनों बच्चे अच्छे से बचाते हैं, लोग कहते हैं 1 साल में बकरी 2 बार भी आती है और 4 बच्चे देती है, ये एक मिथ है। अगर आपने 100 बकरियां रखी हैं तो 100 की 100 बकरियां आपको 400 बच्चे नहीं दे पाएंगे। जो फर्स्ट टाइमर है वो आपको 1 देगी, जो सेकंड थर्ड टाइमर है उनकी 50-50% रेशियो होता है। तो 3 की एवरेज आती है सर। आप 2 साल में अगर लगाते हो, 100 बकरी पालते हो, तो 2 साल में आप खुद देख सकते हो कि ऑलमोस्ट 800 बकरियों का ग्रोथ अपने फार्म पे होगा, अगर वो नहीं मरती हैं तो। अगर हम उन्हीं को मेंटेन नहीं कर पाएंगे तो हम एक लॉस की तरफ चलते हैं। और जैसे फिर उनकी आगे जो उनकी बच्चियाँ पैदा होती है, अगर आप उनको करते जाओ तो एक बहुत ही अच्छा रेशो हो जाता है। तो मैक्सिमम आदमी क्या करते हैं सर, ऑन पेपर्स क्या करेंगे, हमने 100 बकरियाँ पाली, 1 साल में 300 बच्चे हुए, अगले साल 300 हुए, तो हमारे पास तो 600 और 700 बकरियाँ होगी। हमने 100 बकरियाँ 5 लाख में खरीदी तो हमारे पास 700 बकरियाँ हो गई, 7×5 35 लाख का प्रॉफिट हो गया। लेकिन वो उसका पीछे का कारण नहीं देख पा रहे, इनका खिलाने का क्या खर्चा है, बिजनेस रोटेशन का क्या चाहिए। एक फिक्स कैपिटल होती है, फिक्स कैपिटल तो सब लगा देते हैं बिजनेस में, जो रनिंग कैपिटल है वो कोई भी नहीं लगा पाता, इसी कारण वो लॉस का कारण बन जाता है। प्लस बकरी तो हम पाल लेंगे लेकिन इसकी मार्केटिंग कहाँ होगी, मेन वो चीज़ है। तो सर आप अपना माल कहाँ कहाँ सेल करते हैं? सर फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा ऑल ओवर इंडिया तो हमारा जाता ही जाता है। हम कोशिश करते हैं हम सीधे है ना कस्टमर से जुड़ें रेदर देन मीडिएटर से। मीडिएटर क्या करता है, अगर आपसे 100 बकरे लेके गया, 100 बकरियां लेके गया, तो अगर मीडिएटर बीमार हो गया तो आपकी 100 बकरियां खड़ी हो जाएंगी। लेकिन आप सीधे कस्टमर से मिलते हो, एक तो आपको प्राइस हाइक मिलेंगे 30 से 40%, प्लस अगर बीमार होगा तो एक कस्टमर होगा, बाकी कस्टमर तो हमारे पास हमेशा खड़े रहेंगे जी। ये भी एक कारण है बिजनेस लॉस का। सर अगर कोई भाई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है गॉड फार्मिंग का, तो वो कैसे स्टार्ट कर सकता है? कौन सी ब्रीड ले, ब्रीड का चुनाव कैसे करे और कितनी बकरियों से वो स्टार्ट करे? सर फर्स्ट ऑफ ऑल हम ब्रीड का करने से पहले ये है सर, वो किस पर्पज़ करना चाहते हैं। जो गोटरीज होती हैं उनके अंदर क्या होता है कि आधे लोगों को पता ही नहीं होता, बकरियां पाल ली, 4 बच्चे दिए, हमें करना क्या है। अगर हम बात करते हैं तो जो गोट्स होती हैं मीट के लिए बनती हैं, लेकिन मीट भी 2 टाइप का होगा। मीट क्या होगा सर, एक तो है जो हमारा फेस्टिवल सीजन में बिकता है ईद के लिए, और एक हो गया हमारा डे टू डे होता है। जो फेस्टिवल पे बिकता है वो आपको अच्छा रिटर्न दे के जाता है, लेकिन उसके लिए आपको 1 साल वेट करना पड़ता है। और आप सर एक बहुत छोटी सी चीज़ है, जो फेस्टिवल का आता है तो उसमें अगर कोई बकरा एक बार ले रहा है, जैसे ईद की कुर्बानी पे सिर्फ बकरे मेल गोट्स कटते हैं ज़्यादा, तो वो बकरा लेगा तो सुंदर लेगा सर 1 साल में, क्योंकि उसे तो साल में एक बार लेना है। उसके 10 की जगह 20,000 भी दे सकता है, 25 भी दे सकता है, 40 भी दे सकता है। लेकिन जो रोज़ मीट खाता है ना, वो हमेशा कम उस पर जाएगा। तो हमें ब्रीड उस हिसाब से चूज़ करनी चाहिए, उस एरिया में किस चीज़ की डिमांड है। अगर लोकल मीट है तो आप लोकल ब्रीड चूज़ करो, और वो रेयरिंग पे होनी चाहिए, मतलब बाहर घूम के आने के लिए, उससे उसका खाने का खर्चा नहीं जुड़ेगा। अगर आपको स्टॉल फीडिंग का फार्म करना है मेरे जैसा, तो उसके लिए आपको ब्रीड बड़ी स्पेसिफिक लेंगे जो ईद पे आपको अच्छी रिटर्न दे दें जी। वो कौन सी ज़रूरी बातें हैं जो ध्यान रखनी चाहिए फार्म स्टार्ट करने से पहले, जो बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखनी चाहिए? फार्म बनाते हैं उसका डायरेक्शन वेरी पर्टिकुलर होना चाहिए। जैसे अगर आप मेरा शेड देखोगे पीछे, ये ईस्ट टू वेस्ट बना हुआ है जी। इससे क्या होता है कि इसमें है ना गर्मियों में धूप आती नहीं है, और सर्दियों में इसकी पूरी धूप आती है, कि जो अपना सन का रोटेशन है वो ऑलमोस्ट 45 डिग्री साइड घूम जाता है सर्दियों में। तो हमें सर्दियों में धूप मिलती है और गर्मियों में नहीं आती। प्लस जो एयर फ्लो है, एयर फ्लो भी इसी डायरेक्शन में करते हैं, तो हमारा जो शेड हमेशा वो ठंडा रहेगा गर्मियों में, और सर्दियों में एयर फ्लो बदल जाता है थोड़ा सा, तो उससे हमारी सर्दी अंदर नहीं आ पाती है। सेकेंड पार्ट, बकरी पालने के साथ साथ हमें उसका है ना उसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए, मेडिसिन्स की, वैक्सीन्स की, सारी चीज़। जो थर्ड पार्ट है उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज वेरी क्लियर होनी चाहिए कि हमें कहाँ बेचना है, कौन सा किसको देना है, और हमें मार्केट के अंदर क्या रेट चल रहे हैं। प्लस उसकी होल्डिंग कैपेसिटी भी अपने पास होनी चाहिए। जैसे अगर बकरी नहीं बिक पा रही है तो ऐसा नहीं कि हमको किसी भी होने पौने दाम में बेच दें, हम उसको वेट करवा सकें। होल्डिंग कैपेसिटी जिसे हम बोलते हैं रनिंग कॉस्ट एक बिजनेस में। आप इन्हें खाने पीने में क्या देते हैं सर? सर खाने पीने में हमारा इसको हम खाना हमने सर 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। 2 टाइम इनका खाना होता है, सुबह और शाम। हर खाने के बीच में मिनिमम 6 आवर्स का गैप होना ही होना चाहिए जी जी। जो पहला पार्ट होता है सर हम कंसंट्रेशन बोलते हैं, फीड बोलते हैं, हम ग्रेन्स में लगा लो, उसमें जो भी सीजनल होता है आप उसको ले लो, वो हमेशा सस्ता पड़ता है। जैसे अगर हम बात करें गर्मियों की, तो गर्मियों में जो आता है आपका गेहूँ आता है,
सर्दियों की बात करें तो मक्का आता है, बाजरा आता है, आप सोया भी डाल सकते हो और चीज़ें जो भी आपको सस्ता मिलता है आप उसको ले लो। लोग अक्सर क्या करते हैं कि ऑफ सीज़न डालते हैं। ऑफ सीज़न के अंदर क्या होता है, हर क्विंटल पे 200 से 300 रुपये बढ़ जाता है, वो एक लॉस मेकिंग का कारण होता है अगर आप एंड में देखते हो। तो ये तो हो गया कंसंट्रेशन। सेकंड पार्ट के अंदर हम लेते हैं ड्राई पाउडर। ड्राई पाउडर के अंदर हम सोयाबीन डालते हैं, ग्वार डालते हैं, मूंग का डालते हैं, चने का बिल्कुल थोड़ा सा यूज़ करते हैं, अगर नहीं हो नहीं तो हम चना अवॉइड करते हैं, और अपना पीनट्स का मूंगफली का चरवा डालते हैं। और एक हमारा जो तीसरा पार्ट आता है वो होता है ग्रीन पाउडर के अंदर हम लगभग 8 से 10 टाइप के पाउडर्स उगाते हैं। जैसे आप सर्दियों में आप चाइनीज़ कैबेज उगा सकते हैं, जई उगा सकते हैं, रजका उगा सकते हैं, आप गेहूं भी आते हैं, जो भी आते हैं कटिंग के, ये हो गए। गर्मियों में आप बाजर, सुपर एडवांटा हो गया, या शलगम उगा सकते हैं, या फिर अपने जो भी चीज़ें होते हैं उनको खाने के लिए आप उगा सकते हो। जी, इसमें सरकार से कोई मदद मिलती है क्या सर? सर बिल्कुल मदद मिलती है। अगर हम देखें हर साल स्कीम्स रिवाइज होती रहती हैं। जो अभी नॉर्मल जो प्लान चल रहे हैं, जो अभी मैं लेटेस्ट अपडेट हुआ था हमारे एनिमल हस्बेंड्री से, वो SC ST के लिए तो शायद 80 to 90% सब्सिडी है। उसका अमाउंट शायद है 1 लाख रुपीज़ 10,000 कुछ ऐसे लमसम। और जो जनरल या OBC है उनके लिए 30% या 35% सब्सिडी है, लेकिन ये फिक्स अमाउंट है, आपको 15+1 पे ही मिलेगा। जी जी सर, ये बताएं मेडिसिन और वैक्सीन का क्या रोल है, क्या दोनों में अंतर है सर? सर देखिए, आधे से ज़्यादा फार्मर्स को तो ये पता ही नहीं होता कि मेडिसिन और वैक्सीन का क्या रोल होता है। एक फार्म पे मेडिसिन वो होती हैं व्हेन यूज व्हेन रिक्वायर्ड। आपको जब कोई बीमार होता है, खांसी जुकाम होगा, तब आपको लेनी पड़ती है मेडिसिन। और वैक्सीन क्या होती है, वैक्सीन चाहिए आप, जैसे अब बच्चा पैदा होता है तो उसे TT का हो गया, हेपेटाइटिस B हो गया ह्यूमन्स में, वैसे चीज़ें होती हैं। वैसे हमारा गोट फार्मिंग के अंदर भी हैं, एक PPR है, एक FMD है, एक ETV है, एक गोट पॉक्स है, ऐसे करके 4-5 वैक्सीन होती हैं जो आपको हर बार लगानी पड़ती है। जैसे अगर हम PPR की बात करें, PPR 3 साल में 1 बार लगती है, और FMD साल में 2 बार लगती है, ETV भी साल में 2 बार लगती है। तो आपने कभी सुना होगा कि यार मेरे तो पशु भी ठीक थे, आज ठीक थे, और 2 दिन बाद सारे मर गए। तो उसके अंदर क्या होता है, जैसे ETV होते हैं एंटोक्समिया, उसमें क्या होता है कि खाने खोने के जैसे मौसम बदलता है, चरवा बदलता है, पेट में जहर बन जाता है। तो जो जहर बन जाता है उससे पशुओं की मौत हो जाती है। अब मेडिसिन्स अगर जितनी अच्छी आप वैक्सीन्स रखेंगे उतनी आपके कम मेडिसिन्स यूज़ होंगी। प्लस एक आखिरी जो इसके अंदर चीज़ होती है वो होती है डिवॉर्मिंग पेट के कीड़ों की। आपको अपने पशु के 2.5 से 3 महीने में हमेशा डिवॉर्मिंग पेट कीड़े करने चाहिए। अगर आप वैक्सीन और डिवॉर्मिंग करते हो तो मुझे लगता है आपको मेडिसिन्स यूज़ करने की फार्म पे शायद ज़रूरत ही ना पड़े, और पड़ेगी भी तो सिर्फ थोड़ी सी, बहुत ही कम ही क्वांटिटी में। सर उन भाइयों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं जो बेरोजगार हैं और गांव छोड़ के शहर की तरफ पलायन कर रहे हैं और छोटी मोटी जॉब के लिए धक्के खा रहे हैं वो? सर देखिए, मैं तो हमेशा एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि मैं भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैंने भी चीज़ें छोड़ी है, मैं भी गोट फार्मिंग के लिए आया हूँ ताकि कुछ अच्छा कर सकूँ। तो लोगों को एक्चुअली क्या होता है कि वो लोग सोचते हैं कि हमें ना शहर में जाएंगे और बहुत ज़्यादा कमाएंगे और हमें ना कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप किसी और के लिए काम करो, इससे बेटर ये है कि आप अपने लिए खुद काम करो। और किसी और के लिए आप अगर काम करते हो, आज 10,000 में हो तो 10 साल बाद 1 लाख रुपए में हो जाएगा, लेकिन आप खुद के लिए काम करते हो तो 1 लाख से लेके आप है ना 50 लाख तक कोई लिमिट ही नहीं है। धन्यवाद सर, आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी। धन्यवाद सर। वेलकम सर।